हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी एकेडमी परिवार में। कैसे हैं आप सब? आशा करते हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा करके खूब पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने लक्ष्य के प्रति निरंतर आगे बढ़ते होंगे। तो दोस्तों, हम टीजीटी पीजीटी परीक्षा के उद्देश्य से प्रैक्टिस लेके चल रहे हैं। तो हम भक्ति काल में पहुँचे थे। हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल में ज्ञानाश्रय शाखा पढ़ चुके थे। अब प्रेमाश्रय शाखा पे चर्चा करना है। तो प्रेमाश्रय शाखा पे एक वीडियो मैं दे दी हूँ। आज होगा मेरा प्रैक्टिस नंबर 16 और आज हमने मलिक मोहम्मद जायसी को लिया है। ठीक है, तो जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियोज़ की हर नोटिफिकेशन उन्हें मिलती रहे। और अगर वीडियो पसंद आया करे तो वीडियो को एक लाइक किया करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। जो भी भाई बहन टीजीटी पीजीटी हिंदी विषय से तैयारी कर रहे हैं वो यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को बिना देर किए हुए कंटिन्यू करती हूँ। तो आज ये हमने मलिक मोहम्मद जायसी को लिया हुआ है, तो इन्हीं पे आधारित प्रश्नोत्तरी होगी। इनकी रचना, इनके बारे में, इनके लिए आलोचकों के क्या मत रहे हैं। ठीक है। और दोस्तों, हिंदी साहित्य में प्रेमाश्रय शाखा के ये प्रतिनिधि कवि कहे जाते हैं। इनसे परीक्षा में प्रश्न जरूर बनते हैं। ये एक महत्वपूर्ण कवि हैं। वह हिंदी साहित्य के अंतर्गत, ये भक्ति काल के अंतर्गत, प्रेमाश्रय शाखा के अंतर्गत ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए। पहला प्रश्न है, भक्ति काल के सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के सर्व प्रमुख कवि हैं। तो देखिए, जायसी हैं, सूरदास हैं, कबीरदास हैं और तुलसीदास हैं। तो अभी हमने पहले बताया है कि सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के सर्व प्रमुख कवि जायसी हैं, आप सबको पता ही होगा। और सूरदास की बात करें तो ये कृष्णाश्रय शाखा के प्रमुख कवि हैं और कबीरदास जी ज्ञानाश्रय शाखा के हैं, जिनको हम पढ़ चुके हैं। तुलसीदास जी की बात करूं तो ये रामाश्रय शाखा के यानी राम काव्य के ये प्रतिनिधि कवि हैं। ठीक है। और जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार हैं और हमारे साथ पेपर सॉल्व करने बैठे, कॉपी पेन लेके बैठे, जो प्रश्न आते हैं वे अपना रिवीजन करते चलें और जो ना आए वे उनको नोट करते चलें, अगर उन्हें नोट करना है तो। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। जायसी के विषय में सत्य कथन है। जायसी के विषय में सत्य कथन है। इनका जन्म रायबरेली के जायस नामक कस्बे में हुआ था। ऑप्शन बी है। इनका जन्म समय है 1464 से 1542 तक। ऑप्शन सी है। जायसी की रचनाएं पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम और चित्ररेखा है। और ऑप्शन सी है। इनकी रचनाएं ठेठ अवधि में हैं। और इनका प्रिय अलंकार ऑप्शन डी है, उत्प्रेक्षा है। ऑप्शन ए है, सभी विकल्प सत्य हैं। चलिए ऑप्शन करिए। तो जायसी के विषय में आपको सत्य कथन बताना है। तो अब आप सब अपने अपने आंसर गेस करिए। इनका जन्म, एक बार फिर सुन लीजिए ऑप्शन। इनका जन्म रायबरेली के जायस नामक कस्बे में हुआ था। जन्म समय इनका है 1464 से 1542 तक। रचनाएं हैं पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा। और इनकी रचनाएं जो है ये ठेठ अवधी भाषा में लिखी गई हैं। इनका प्रिय अलंकार उत्प्रेक्षा है। ऑप्शन ए है, सभी विकल्प सही हैं। तो दोस्तों, इनकी रचनाएं जो हैं ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इन्हें आप ध्यान रखें। और ये इनकी विशेष रचनाओं किस भाषा में लिखते हैं ये भी बहुत पूछा जाता है। तो ठेठ अवधि में लिखते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखें। तो देखिए, इनमें आपका ये जायस नामक कस्बे के निवासी थे और इनका जन्म रायबरेली में हुआ था। तो इसीलिए ये जायस के निवासी थे, इसलिए इन्हें जायसी कहा गया। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा ये भी महत्वपूर्ण रचना है। और इनके अक्षय कीर्ति का आधार, मलिक मोहम्मद जायसी के अक्षय कीर्ति का आधार ग्रंथ है तो ये पद्मावत है, आप ध्यान रखिएगा। और ये अवधी भाषा में लिखा गया है, ठेठ अवधि में, पद्मावत, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा।
अखरावट आखिरी कलाम। अखरावट में वर्णमाला के एक एक अक्षर को 12 खड़ी पद्धति पर लिखा गया है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अखरावट में हो गया, वर्णमाला पद्धति पे लिखा गया। और आखिरी कलाम जो है ये इम्पोर्टेंट रचना है इनकी, सबसे ये भी महत्वपूर्ण है। इसमें क़यामत का वर्णन है। ये भी परीक्षा पूछा गया है कि जायसी के किस रचना में क़यामत का वर्णन है। ठीक है, इसमें क़यामत का वर्णन है। और इसमें एक विशेषता ये भी है कि जिन्होंने मुग़ल वंश की स्थापना की थी, मुग़ल शासक, महान शासक थे बाबर, उन्हीं की इस पुस्तक में प्रशंसा की गई है। जायसी जी ने बाबर की प्रशंसा की है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि मुग़ल शासक बाबर की प्रशंसा जायसी के किस पुस्तक में की गई है, तो आखिरी कलाम में। और क़यामत का वर्णन आखिरी कलाम में है। ठीक है, और पद्मावत ये इनके अक्षय कीर्ति का आधार है, ये भी आप ध्यान रखिए। अवधी भाषा में है और पद्मावत महाकाव्य है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और पद्मावत एक क्षमाशोक्ति काव्य है, रूपक है, एक त्रासदी है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और बचा ये चित्ररेखा जो है, चित्ररेखा रचना की विशेषता ये है कि इसमें चंद्रपुर के राजा चंद्रभान की पुत्री चित्ररेखा व कन्नौज के राजा कल्याण सिंह के पुत्र प्रीतम कुंवर की कहानी वर्णित है चित्ररेखा में। ठीक है, तो ये भी आप नोट करिएगा। चलिए प्रश्न 3 देखते हैं। तो इसमें आपका सही हो जाएगा, राइट आंसर ई, सभी विकल्प सही हैं। यहाँ पे जितने विकल्प दिए गए हैं तो जायसी जी के संबंध में ये सभी विषय, सभी कथन सही हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न 3 देखते हैं। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, देखिए प्रश्न 3 जायसी जी की रचनाएं हैं, तो हमने यहाँ पे उनके सभी रचनाओं को ले लिया है। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा, कन्हावत, चित्ररेखा, उपर्युक्त सभी। तो इनमें भी आपका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ठीक है, चलिए प्रश्न 4 देखते हैं। जायसी के गुरु कौन थे? जायसी के गुरु कौन थे? शेख मोहिदी थे, सैयद अशरफ थे, हाजी बाबा थे, शेख बुरहान थे। ऑप्शन ए है ए बी दोनों। चलिए बताइए। तो देखिए जायसी के गुरु की बात करें तो शेख मोहिदी, इनको शेख मोहिउद्दीन भी कहा जाता है, और सैयद अशरफ ये भी इनके गुरु थे। हाजी बाबा की बात करूं तो ये उस्मान के गुरु थे। ठीक है, हाजी बाबा उस्मान के गुरु थे। और शेख बुरहान की बात करूं तो ये कुतुबन के गुरु थे। ये कुतुबन के गुरु थे। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ए और बी ये दोनों जायसी के गुरु थे। ठीक है, ये चिश्ती संप्रदाय के थे। चलिए प्रश्न 5 देखते हैं। कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था। प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी, यह जायसी द्वारा पूरी हुई। एक बार फिर से सुनिए। कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होते हुए परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था, पर प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी। तो यह जो आवश्यकता बनी थी यह किसने पूरी की? तो ये जायसी द्वारा पूरी हुई। यह कथन किस आलोचक का है और जायसी के संबंध में है? बताइए। इम्पॉर्टेंट कथन है, परीक्षा में पूछी जा सकती है, तो इन्हें आप ध्यान रखें। तो देखिए ऑप्शन ए है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, सी है विजय देवनारायण शाही और डी है बच्चन सिंह। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है।
ये कथन हमने उनकी पुस्तक से लिया हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये जायसी के बारे में कहा है कि कबीर ने तो केवल भिन्न प्रतीत होते हुए परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था, प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी, तो यह जायसी ने पूरा किया। चलिए, और एक इनका कथन है विजय देवनारायण शाही। इन्होंने एक जायसी नाम से पुस्तक भी लिखा है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, जायसी। और ये महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। शाखी, जायसी, ये सब, ये विजय देवनारायण शाही की रचना एक जायसी है और एक है साखी। बहुत पूछा जाता है। विजय देवनारायण शाही। और इन्होंने कहा है कि इन्होंने जायसी को सूफी नहीं माना, बोला अगर यदि वे सूफी हैं भी तो कुजात सूफी हैं। ये आप नोट करिएगा, प्रश्न पूछा गया है कि जायसी जी यदि सूफी हैं तो वे कुजात सूफी हैं। ये कथन विजय देवनारायण शाही का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 है मलिक मोहम्मद जायसी के किस रचना में चंद्रपुर के राजा चंद्रभान की पुत्री चित्ररेखा व कन्नौज के राजा कल्याण सिंह के पुत्र प्रीतम कुंवर की कहानी वर्णित है? तो पद्मावत में, अखरावट में, आखिरी कलाम में, चित्ररेखा में। ऑप्शन करिए आप सब। तो देखिए, हिंदी साहित्य की ये जो पद्मावत ग्रंथ है, ये अनुपम निधि भी माने जाते हैं। हिंदी साहित्य में सूफी काव्य परंपरा की जो पद्मावत रचना है, एक अनुपम निधि भी मानी जाती है। और अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, ये सभी रचनाएं महत्वपूर्ण हैं जायसी जी की। तो देखिए, इनमें हो जाएगा राइट आंसर आपका डी, चित्ररेखा। ये चित्ररेखा में चंद्रपुर के राजा चंद्रभान की पुत्री चित्ररेखा व कन्नौज के राजा कल्याण सिंह की पुत्र प्रीतम कुंवर की कहानी वर्णित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है और शारीरिक पक्ष गौड़ है। ये कथन किस आलोचक का है? तो बताइए, जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है और शारीरिक गौड़ है, ये किस इतिहासकार ने लिखा है, कहा है? आचार्य शुक्ल जी ने का कथन है, या शंभुनाथ सिंह का है, या डॉक्टर बच्चन सिंह का है, या फिर राम सहाय दास का है? बताइए। तो दोस्तों, हमने उन्हें कथन को रखे हैं जो परीक्षा में पूछे गए हैं और जो परीक्षा में पूछने की संभावना है, पूछे जा सकते हैं, उन्हीं प्रश्नों को हमने यहाँ पे लिया हुआ है। तो देखिए, इनमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिन लोगों ने ऑप्शन ए चुना होगा वे सही हैं। ये आचार्य शुक्ल का कथन है। मलिक मोहम्मद जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है और शारीरिक गौड़, ऐसा शुक्ल जी ने माना है। शंभुनाथ सिंह की बात करें तो शंभुनाथ सिंह ने पद्मावत को प्रतीकात्मक काव्य माना है। इन्होंने, नोट कर लीजिए, पद्मावत को प्रतीकात्मक काव्य माना है। ठीक है। और डॉक्टर बच्चन सिंह की बात करें तो ये पद्मावत को उत्तर भारत की गृहस्थ गाथा कहते हैं। ये भी परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। बच्चन सिंह जी ये पद्मावत को उत्तर भारत की
कि सामान्य गृहस्थ गाथा कहते हैं, सामान्य गृहस्थ गाथा कहते हैं। ठीक है, तो ये कथन भी आप ध्यान रखिएगा, ये पूछा गया है। राम सहाय दास की बात करूं तो इन्होंने जायसी जी के अखरावट रचना के आधार पे ककहरा शैली की रचना की है। राम सहाय दास जी ने अखरावट के आधार पर ककहरा शैली का ककहरा शैली की रचना किए हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए प्रश्न 8 देखते हैं। और आचार्य शुक्ल जी पद्मावत को समाशोक्ति का भी मानते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और चलिए प्रश्न 8 देखते हैं। किस कवि की रचनाओं में भावात्मक रहस्यवाद की अभिव्यक्ति सर्वाधिक हुई है? भक्ति काल के कौन से कवि हैं जिनकी रचनाओं में भावात्मक रहस्यवाद की सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? तो देखिए, ऑप्शन ए है जायसी, ऑप्शन बी है तुलसीदास, ऑप्शन सी है सूरदास, ऑप्शन डी है कबीरदास। तो दोस्तों, इनमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जायसी। ठीक है, और रहस्यवाद तो कबीरदास में भी मिलता है। यहाँ पे भावात्मक रहस्यवाद की अभिव्यक्ति सर्वाधिक हुई है तो जायसी में। तुलसीदास की बात करूँ तो ये राम काव्य के कवि हैं, और सूरदास जी कृष्ण काव्य के, ये भी आप लोग जानते रहिए। और कबीरदास जी संत काव्य धारा के कवि हैं। प्रश्न 9 देखिए। जायसी किस शासक के समकालीन थे? जायसी किस शासक के समकालीन थे, ये भी प्रश्न पूछा हुआ है। तो देखिए, शेरशाह के, सिकंदर लोदी के, शेख मोहिदी के, सैयद अशरफ के। इनमें करिए आप सब अपने अपने आंसर गेस। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी जी शेरशाह के समकालीन थे। ठीक है, सिकंदर लोदी की बात करूँ तो इनके समकालीन कवि कौन थे? कबीर थे। ठीक है, कबीरदास जी सिकंदर लोदी के समकालीन थे। और जो इनके एक मुस्लिम गुरु थे शेख तकी, वे सिकंदर लोदी के भी गुरु थे। सिकंदर लोदी जी ने शेख तकी के कहने पर ही कबीर को गंगा में डुबोया था। ठीक है, चलिए और ऑप्शन सी डी की बात करते हैं। शेख मोहिदी और सैयद अशरफ, तो ये दोनों लोग जायसी के गुरु हैं। जायसी के गुरु हैं शेख मोहिदी, इनका नाम शेख मोहिनुद्दीन भी मिलता है, और ये चिश्ती परंपरा के फकीर थे। ठीक है, चलिए प्रश्न 10 देखते हैं। पद्मावत में राघव चेतन किसका प्रतीक है? पद्मावत में राघव चेतन किसका प्रतीक है? शैतान का, मन का, बुद्धि का, हृदय का, गुरु का, माया का, या फिर शरीर का? तो दोस्तों, पद्मावत रचना में जो प्रतीक दिए हैं इनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप सभी प्रतीकों को ध्यान में रखें। चलिए बताइए। तो देखिए, इनमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राघव चेतन शैतान का प्रतीक है। ठीक है, राघव चेतन शैतान का प्रतीक है। अगर मन की बात करें तो मन का प्रतीक है रत्नसेन। रत्नसेन। ठीक है, बुद्धि की बात करूं तो ये पद्मावती बुद्धि का प्रतीक है।
पद्मावती बुद्धि का प्रतीक है। और हृदय की बात करूं तो सिंघल द्वीप, सिंघल द्वीप हृदय का प्रतीक है। गुरु की बात करें तो हीरामन तोता, हीरामन तोता गुरु का प्रतीक है। और जो माया है ये अलाउद्दीन है, माया अलाउद्दीन माया का प्रतीक है। और शरीर की बात करें तो ये चित्तौड़। ठीक है, इन सब प्रतीकों को भी आप ध्यान रखें। चलिए प्रश्न 11 देखते हैं। सूफी मुक्तक काव्य के प्रथम रचयिता निम्न में से कौन है? सूफी मुक्तक काव्य के प्रथम रचयिता इनमें से कौन है? मुल्ला दाऊद हैं, अमीर खुसरो हैं, शेख फरीद हैं या फिर कुतुबन हैं? तो देखिए, इनमें सूफी मुक्तक काव्य परंपरा के प्रथम रचयिता आपके अमीर खुसरो हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न 12 देखते हैं। किस आलोचक ने पद्मावत की कथा का पूर्वार्ध कल्पित और उत्तरार्ध ऐतिहासिक माना है? किस आलोचक ने पद्मावत की कथा का पूर्वार्ध कल्पित है और उत्तरार्ध ऐतिहासिक है ऐसा माना है? तो आपके ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर बच्चन सिंह, ऑप्शन बी हैं, ऑप्शन सी है विजय देव नारायण शाही, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने पद्मावत की कथा का पूर्वार्ध कल्पित और उत्तरार्ध ऐतिहासिक माना है। ठीक है, और बच्चन सिंह की बात करूँ तो अभी हमने बताया, इन्होंने पद्मावत को उत्तर भारत की सामान्य गृहस्थ गाथा कहा है। और विजय देव नारायण शाही ने ये बोले हैं कि पद्मावत अपने समय की अकेली ट्रेजेडी थी, ये बोले हैं। तो इनमें आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। दोस्तों, अगर पद्मावत हिजरी संवत की बात करें तो पद्मावत का समय जो है वो 927 हिजरी संवत है। ईस्वी सन की बात करें तो 1520 ईस्वी है। ये भी आप यहीं नोट कर लीजिए। पद्मावत, और ये जायसी के अक्षय कीर्ति का आधार है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। पद्मावत 927 हिजरी संवत। पद्मावत 927 हिजरी संवत। और अगर ईस्वी सन की बात करें तो 1520 ईस्वी में लिखी गई थी, समय है इसका। ठीक है, पद्मावत 927 हिजरी संवत है। और सन की बात करें तो 1520 ईस्वी में। अगर इनको आपको हिजरी संवत को ईस्वी में बनाना है तो आप इसमें 593 ईस्वी जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 1520 ईस्वी। ठीक है, चलिए प्रश्न 13 देखते हैं। जायसी कहाँ के रहने वाले थे? जायसी कहाँ के रहने वाले थे? अमेठी के निकट जायस नामक कस्बे के, गाजीपुर के, जौनपुर के, चंद्रनगर के। तो दोस्तों, जायसी अमेठी के निकट जायस के नामक कस्बे के निवासी थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। पद्मावत की संजीवनी व्याख्या किसने लिखी? पद्मावत की संजीवनी व्याख्या किसने लिखी? ऑप्शन ए है
वासुदेव शरण अग्रवाल ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, विजय देवनारायण शाही ने, या फिर किसी ने नहीं? ऑप्शन करिए। तो देखिए, इनमें जिन भाई बहन ने ऑप्शन ए चुना होगा, वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने, वे सही हैं। तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने पद्मावत की संजीवनी व्याख्या लिखी है। ठीक है। और पद्मावत समासोक्ति काव्य है, ये रामचंद्र शुक्ल ने माना है। और ये विजय देवनारायण शाही ने एक जायसी नाम से रचना लिखी है, ये भी आप लोग जानते रहिए। और इन्होंने जायसी को सूफी नहीं माना है, यदि वे कहते हैं कि अगर जायसी जी सूफी हैं भी तो कुजात सूफी हैं, जानते रहिएगा। प्रश्न 15 देखते हैं, जायसी के पद्मावत में प्रमुख खंड कौन कौन से हैं? तो जायसी के पद्मावत रचना में 57 खंड हैं। देखिए, एक है सिंघल द्वीप खंड, नागमती वियोग खंड और गोरा बादल युद्ध खंड, उपर्युक्त सभी। तो ऑप्शन करिए। तो जैसा कि इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी खंड पद्मावत से के हैं। चलिए प्रश्न 16 देखते हैं, मसनवी पद्धति की विशेषता है। मसनवी पद्धति की विशेषता है ईश्वर स्तुति है, शाहे वक्त की प्रशंसा है, गुरु वंदना है, आत्म परिचय है, एक ही छंद का प्रयोग है, उपर्युक्त सभी। चलिए ऑप्शन करिए। तो इनमें भी आपका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ऐसा ये मसनवी पद्धति की विशेषता ईश्वर स्तुति, शाही वक्त की प्रशंसा, गुरु वंदना, आत्म परिचय, एक ही छंद का प्रयोग, ऐसा रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है। ठीक है। प्रश्न 17 देखते हैं, हिंदी सूफी कवियों की ज़मीन भारतीय है। हिंदी सूफी कवियों की ज़मीन भारतीय है, जबकि दक्षिणी हिंदी के सूफी कवियों की ज़मीन ईरानी है। उनका रंग इस्लामी और ढंग ईरानी है। हिंदी सूफी कवियों में अपने जनपद की रीति नीति, मौसम, ऋतु वर्णन, छंद, कथानक, रूढ़ियाँ आदि को इस ढंग से अपनाया है कि उनके काव्य पूर्णतः भारतीय बन गए हैं। ये महत्वपूर्ण कथन हो जाएगा, इनको आप ध्यान रखिएगा। ऐसे कथन परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो ये किसका है? बच्चन सिंह का है, आचार्य शुक्ल का है, डॉक्टर नगेंद्र का है, या फिर कोई नहीं, किसी का नहीं है? तो बताइए। तो इनमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चन सिंह। दोस्तों, हमने ये जो तथ्य लेके पढ़ाया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक से और बच्चन सिंह की बुक से। ठीक है। तो चलिए, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर बच्चन सिंह ने ऐसा कहा है। प्रश्न 18 देखते हैं, पद्मावत की परवर्ती रचना है। पद्मावत की परवर्ती रचना है मधुमालती है, मृगावती है, चंदायन है, हंसावली है। तो इनमें आपका राइट आंसर हो जाएगा पद्मावत की परवर्ती रचना मधुमालती, जिसे मंझन ने 1545 ईस्वी में लिखा है। और ये मृगावती ये 1501 की रचना है। चंदायन 1379 की रचना है। हंसावली अशाइत ने लिखा है 1370 में। चंदायन मुल्ला दाऊद ने लिखा है, मृगावती कुतुबन ने लिखा है। तो दोस्तों, बस अब यहीं तक। तो आज हमने और पद्मावत एक समासोक्ति काव्य है, पद्मावत एक त्रासदी है, यह भी प्रश्न पूछा गया है। और पद्मावत उत्तर भारत की गृहस्थ गाथा है, बच्चन सिंह ने कहा, यह भी प्रश्न पूछा गया है। और मलिक मोहम्मद जायसी का प्रिय अलंकार उत्प्रेक्षा है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए, बस अब कुछ जो तथ्य बचे रहेंगे उनको हम अगली क्लास में देखेंगे। बस अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अब दीजिए इजाज़त। नमस्कार।